हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लव अफेयर का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं गाइस। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी आप लव अफेयर्स के 2 पार्ट क्यों नहीं डालते हो। तो गाइस ये स्टोरी बहुत खास है क्योंकि इसमें हैरी पॉटर, रनवेन, वेंजू और पिंकिचू, हुआलियन, मोदाउजुशी सबका तड़का लगा हुआ है। और इसमें इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा खास बनाती हैं सारी चीज़ें, और हर कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और इसलिए मैं इसे वैसे भी डिसाइड करके सुनाती हूँ। तो इम्पॉसिबल है एक दिन में इसके बड़े बड़े 2 पार्ट लाना। हाँ, छोटे छोटे 2 पार्ट में ला सकती हूँ, बट मैं सोचती हूँ कि छोटे छोटे 2 पार्ट लाने से अच्छा है एक बड़ा पार्ट ही बना दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के पास जब आप उसे दबाएंगे तो पर्सनलाइज और ऑल आएगा, तो आप ऑल को क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जाए, एक पर्टिकुलर सिर्फ एफएफ की ना जाए। बाकी सारी जितनी भी मैं फर्दर आगे भी अपडेट करती रहूँगी उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। और गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे 6000 सब्सक्राइबर में कुछ लोग ही रह गए हैं। तो जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब गाइस ज़रूर से कर लें ताकि मुझे न्यू ईयर पे आप लोगों की तरफ से एक गिफ्ट मिल जाए 6000 सब्सक्राइबर का। और मुझे 1 साल हो गया है 6 दिसंबर को इस चैनल को शुरू किए हुए, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है इस बीच। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। चलिए सबको मैरी क्रिसमस कह दो एडवांस में, और अपनी स्टोरी लाइन को मैं शुरू करती हूँ। जिससे कि जो विंग था ना उसे शिचन अपने साथ अपनी क्लास के लिए ले जाते हैं। यहाँ पर वो देखता है कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे वादन रखे हुए थे, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे जो कि गाना बजाने और बहुत सारी चीज़ों के लिए थे। लेकिन वो देखता है कि वो जब यहाँ पर शिचन जो हैं वो उन वादन को हटाते हैं तो वो वादन हवा में उड़ रहे थे। यानी कि वो जो इंस्ट्रूमेंट थे, जिसको जो इंस्ट्रूमेंट अच्छा लग रहा था वो उस इंस्ट्रूमेंट को उठा सकता था, चाहे वो बांसुरी हो, जेड बांसुरी हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, ग्यूचिन हो, गिटार हो, जो भी चीज़ उन्हें अच्छी लगे, हारमोनियम से लेकर पियानो तक हर चीज़ आप वहाँ से उठा सकते थे। विंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो वहाँ पर ग्यूचिन और फ्लूट में से किसी एक चीज़ को उठाने जा रहा था। तो वो एक जेड फ्लूट को उठा लेता है। वो काफ़ी अच्छी फ्लूट उसे लग रही थी, और वो जेड फ्लूट पूरी पूरी की पूरी ब्लैक रंग की थी, जिसकी टसल लाल रंग की होती है और उसकी ड्रेस से भी मैच कर रही होती है। उसे बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। तो यहाँ पर जब विंग उसे उठाता है तो शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं वाह आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, ये फ्लूट बहुत अच्छी है और बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनी है, ये आपको सूट करती है यंग मास्टर वे। विंग काफ़ी खुश होता है और धन्यवाद कहता है शिचन का। यहाँ पर उन लोगों की आज जो क्लास शुरू हो रही थी वो एक सिंपल सा म्यूज़िक कर रहे थे। एक सिंपल से म्यूज़िक से वो किस तरह से किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बार वो म्यूज़िक के दम पर एक पेज को पलटने में हेल्प करना चाहते थे। तो यहाँ पर शिचन उन्हें आध्यात्मिक चीज़ों का यूज़ करते हुए किस तरह से एक पेज को पलटा जा सकता है वो सिखाते हैं, या किस तरह से एक बुक को खोला जा सकता है वो भी सिखाते हैं। यहाँ पे वो एक पहला नोट इन्हें सिखाते हैं जो कि सिर्फ एक पन्ने को पलटने के लिए यूज़ किया जा सकता था। अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती हो तो वो पन्ना भी जल सकता था, उस पन्ने पे लिखी हुई चीज़ें भी मिट सकती थी, या कुछ भी अनहोनियाँ हो सकती थी। तो वो लोग बड़े प्यार से उस मंत्र को पहले लिखाते हैं और उसके बाद उसका उच्चारण करने के लिए बच्चों को कहते हैं। और जब वो उसका उच्चारण कर लेते हैं बच्चे, तो फ्लूट के दम पर बिना छड़ी को यूज़ किए हुए उन्हें वो चीज़ सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने स्पिरिचुअल वेपन को यूज़ कर सकते हैं, ताकि आगे चल के जो हमारा विंग है जब उसे अपने स्पिरिचुअल वेपन तलवार के अलावा एक और स्पिरिचुअल वेपन इन्हें फ्यूचर में चूज़ करना होगा, तो उस वेपन को चूज़ करने के लिए अभी से इन लोगों को बहुत सारी शिक्षा दी जा रही थी। जिस चीज़ में ये महारत हासिल कर लेंगे उस फील्ड को ये आगे चल के 5 साल बाद चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो विंग था वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। हो सकता है 5 साल से पहले भी इन्हें चूज़ करने का मौका मिल जाए अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं तो, या फिर हो सकता है स्कूल के रूल्स बदल जाएं। लेकिन मिनिमम इस वक्त 5 साल का जो है उन लोगों को अपना टर्म पूरा करना था। यहाँ पर विंग फ्लूट से बजाता है और उसकी फ्लूट इतनी मधुर होती है कि वो एक पेज को पलटता है, उसके बाद दूसरे पेज को पलटता है। ऐसे करते करते वो अपनी पूरी वादन का इस्तेमाल करते हुए पूरी बुक को खोलना बंद करना सीख जाता है, उसके हर पन्ने को पलटना भी। यहाँ पर बाकी लोग भी अपने अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर चीज़ों को रटने में
जो हमारा जिन गुआंग्याओ था वो बहुत ज़्यादा माहिर था। जिन जुशन भी चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म करता है और जंगचा से पहली बार तो ये चीज़ नहीं होती, लेकिन दूसरी तीसरी बार वो लोग इस जादू को बड़े अच्छे से परफॉर्म करने लगते हैं। वेनिंग ये भी कोशिश करते हैं। सिर्फ विंग था जो पहली बार फ्लूट को, क्योंकि विंग को म्यूज़िक की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, तो वो पहली बार में ही पन्ना पलटने का जो है बहुत आसानी से चीज़ें कर लेता है। ये देखकर काफ़ी ज़्यादा जो शिशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी की इतनी अच्छी जो है चीज़ें नहीं देखी थी, स्पेशली जब तक उस चीज़ का अध्ययन ना किया गया हो या उस चीज़ को सीखा ना गया हो, लर्निंग ना हो, तो कोई भी किसी भी वादन को बजा के पहली बार में जादू नहीं कर सकता इतने अच्छे तरीके से। वो विंग की इस चीज़ से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। वेंचिंग जो कि बाकी चीज़ों में भी बहुत अच्छा कर रही थी, स्पेशली बैड एट टीचर्स के सामने वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ी फीकी पड़ जाती है क्योंकि उसे म्यूज़िक चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। हाँ, अगर बोटानिकल यानी कि पेड़ पौधों के बारे में चीज़ें होती तो शायद यहाँ पर विंग कमज़ोर पड़ जाता, लेकिन वेंचिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुद्धि के साथ इस्तेमाल करती है अपनी पावर्स का। नेक्स्ट जो उनकी क्लास होने जा रही थी वो और किसी से नहीं बल्कि चू वेनिंग के साथ थी। यहाँ पर विंग और जो बच्चे होते हैं बाकी के उन सबको एक जगह एक नर्सरी सी बनी होती है जहाँ पर लेके जाया जाता है। विंग उस नर्सरी को देख के बहुत हैरान था, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल लिविंग लग रहे थे। एकदम से वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो नियोसेंग जो है वो कहता है, ब्रदर वे देखिए ये कितना प्यारा फूल है। वो उस फूल को हाथ लगाने ही वाला होता है कि वो फूल उसे बड़ी तेज़ से चक मार देता है और यहाँ पर वो बहुत तेज़ से चिल्लाने लगता है। यहाँ पर किसी को भी जादू नहीं आता था कि किस तरह से उसे छुड़ाया जाए। वो उस फूल को उड़ाने के लिए जादू कर देते हैं, लेकिन ये जो फूल था वो बहुत अलग तरीके से अभी भी नियोसेंग को काट रहा था। तो यहाँ पर विंग जो है उस पर रूपांतरण का यूज़ करता है, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत होती है। तभी यहाँ पर चू वेनिंग आता है और वो जादू करता है, जिसकी वजह से वो फूल जो है वो ब्लास्ट होकर एक जगह गिर जाता है और जो हमारा नियोसेंग होता है उसकी उंगली बहुत बुरी तरह से लाल हो गई थी। चू वेनिंग उसे एक दवाई देते हैं कि और बाकी सबको किसी भी पेड़ पौधे को बिना इजाज़त के हाथ लगाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं वो लिविंग की तरह रहते हैं और अगर आप उन्हें उनकी मर्जी के बिना छुएंगे तो हो सकता है वो आप में जहर भी डाल दें या आपको खा भी जाए। ये बात सुन के विंग, जंगचा और बाकी सबका तो मुंह उतर जाता है, लेकिन वेंचा और वेंशु हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं कि कौन इन पेड़ों से डर सकता है। वो एक कैक्टस के पास खड़े थे और वो मुस्करा रहे होते हैं और कहते हैं ये क्या हमारा बिगाड़ेंगे। लेकिन तभी वो कैक्टस के पास जा रहे होते हैं और कैक्टस को खतरा महसूस होता है और वो एकदम से अपने आप को हिलाने लगता है, जिसकी वजह से जितने भी कांटे उसकी बॉडी में थे वो फटाफट से जाके वेंचाओ के हाथ में लगने शुरू हो जाते हैं और वेंचाओ बहुत बुरी तरह से पूरी क्लास के सामने चिल्लाने लगता है। यहाँ पर चू वेनिंग कहता है, अगर तुम लोग नहीं सुनोगे तो तुम लोगों को कुछ भी खतरा हो सकता है। यहाँ पर वेंचाओ ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है कि मास्टर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तभी चू वेनिंग कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था यहाँ खतरा है, लेकिन तुम लोगों ने अनसुना कहा, तो अब थोड़ी देर इस दर्द को भी सह लो ताकि तुम्हें अगली बार अक्ल आ जाए और अगली बार के लिए तुम्हें एक सबक मिल जाए कि बिना इजाज़त के किसी चीज़ को नहीं छूना चाहिए। यहाँ पर वेंचाओ ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है तो वेंशु भी कहता है, प्लीज़ इस बार मेरे भाई की मदद कर दीजिए, हम अगली बार नहीं छुएंगे। यहाँ पर चू वेनिंग जब देखता है कि वेंचाओ को सच में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होने लगी थी, तब वो वेंचाओ की मदद करता है और अपने जादू से उसके सारे कांटे निकाल देता है और कहता है कि अगली बार ध्यान रखना। वो वेंचाओ को दवाई भी देता है और वेंचाओ को बैंडेज करने के लिए उसके भाई को भी बोल देता है। यहाँ पर वेंचाओ की बैंडेज करता है। यहाँ पर वेंचाओ जो बहुत ज़्यादा घमंड में था उसे देखकर यहाँ पर विंग मुस्कुराता है और मन में सोचता है कि अभी ये दूसरों को बुली कर रहे थे, अब खुद से बुली हो रहे हैं, ये तो एक कर्मा हो गया। यहाँ पर विंग जो था वो आगे बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहा होता है। तभी यहाँ पर चू वेनिंग कहता है कि आप क्या इनमें से किसी भी पौधे से फैमिलियर हैं। तो विंग कहता है, हमारी जो वर्ल्ड है, पृथ्वी है, उस दुनिया से ये वाले पेड़ पौधे बहुत अलग हैं। हालांकि दिखने में ये उस जैसे ही हैं, लेकिन ये लिविंग थिंग्स की तरह रहते हैं। इनमें एहसास है और इनमें अपनी एक भावना है, इन्हें भी डेंजर महसूस होता है। ये चीज़ मैंने यहाँ कर सीखी। मैंने कभी भी किसी पेड़ को इतना एग्रेसिव होकर किसी पे अटैक करते नहीं देखा, अनटिल अनलेस कोई तूफ़ान ना आ जाए या कोई बाढ़ ना आ जाए। उसके अलावा
कभी भी मैंने किसी पेड़ पौधे को इस तरह से किसी पे अटैक करते नहीं देखा है। तो चुवेनिंग कहता है बिल्कुल आपने सही कहा यंग मास्टर। ये एक्चुअली यहाँ पर जो जितने भी पेड़ हैं उन सब में एक एक भावना है और उनके मूड के अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। अगर आपको किसी पेड़ से कोई काम निकलवाना है तो पहले आपको उसकी भावनाओं को समझना होगा, उसके नेचर को समझना होगा और उसके बाद ही आपको काम करना होगा। अगर आपको जादू नहीं आता तो आप जादुई दुनिया में किसी भी चीज़ से टक्कर नहीं ले सकते, चाहे वो छोटी से छोटी कीड़ी ही क्यों ना हो, आप उसे भी नहीं हरा पाएंगे अगर आपकी जादू अच्छा नहीं है, आपके मंत्रों पे कोई कमांड नहीं है, या फिर अगर आप कोई भी ढंग से चीज़ को नहीं बोलते हैं और बिना सोचे समझे छड़ी का इस्तेमाल कर देते हैं तो उससे आपको भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि छड़ी हमारे जो हम सोच रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम करती है। लेकिन अगर हम डरपोक हैं या फिर हम में हौसला नहीं है या कॉन्फिडेंस की कमी है तो कभी कभी छड़ी भी उस तरह से हड़बड़ा जाती है और उल्टा जादू हम पे ही कर देती है। विंग ये चीज़ अच्छे से समझ गया था। तभी चुवेनिंग उन्हें एक पौधा दिखाता है। वो पौधा जो था वो सूरज की रोशनी में उग नहीं सकता था। तो वो उन बच्चों को बताता है कि ये पौधा जो है वो अक्सर अंधेरे में उगा करता है और बहुत बार इस पौधे को दम पिशाच से जो है शक्ति मिलती है। ये बात सुन के विंग हैरान हो जाता है और कहता है दम पिशाच से इस पौधे को शक्ति मिलती है, तो ये तो बहुत सारे दम पिशाचों को अपने कंट्रोल में कर सकता है। तो चुवेनिंग कहता है ऐसा नहीं है, ये जो पौधा है जब ये बड़ा होता है तो इस पे बहुत सारे दम पिशाच अपना घर बना लेते हैं और ये उनकी शक्तियाँ चूस लेता है। लेकिन उतना ही जब कोई अच्छा बंदा इसके सामने जाता है तो ये पेड़ उससे भी उसकी सारी शक्ति चूस सकता है। इसलिए ऐसे पेड़ों को हमें बहुत अच्छे से डील करना चाहिए। इस पेड़ के आसपास इसे खतरा ना पहुँचे या कोई भी नुकसान ना हो। इस पेड़ की अपनी एक सोच है, समझ है, जिसके चक्कर में चलते हुए ये इविल या फिर अच्छे लोगों में फ़र्क नहीं करता और सबसे शक्तियों को चूसना शुरू कर देता है। विंग कहता है तो इसकी ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा रैपिड होती होगी ना। तो यहाँ पर चुवेनिंग कहता है नहीं, इसकी ग्रोथ सबसे स्लो प्रोसेस है। जब ये दुनिया की किसी भी शक्ति की शक्तियाँ चूस सकता है लेकिन उसके बावजूद भी इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। ये छोटा सा पौधा जो आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है इसे कितने सालों से ये यहाँ होगा? विंग कहता है कि लगभग ये तो कुछ महीनों का लग रहा है। चुवेनिंग मुस्कुराता है और कहता है ये 5 सालों से यहाँ है और देखो इसकी हालत, ऐसा लगता है जैसे ये कुछ ही महीने 2 या 3 महीने से ही अभी उगा होगा। ये बहुत धीरे धीरे शक्तियों को ग्रैब करता जाता है। ये हैवी अमाउंट में शक्तियाँ लेता है और थोड़ा सा ही बढ़ता है। विंग कहता है बाकी ये शक्तियों का क्या करता है? तो चुवेनिंग कहता है जो इसकी रूट्स है ना उसमें वो शक्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और जब कोई इंसान वहाँ पर बहुत सारी शक्तियों को इकट्ठा कर लेता है तो वो शक्तियाँ किसी भी स्टोन में या वेपन में बदल जाती हैं। और उसके बाद जब इस पेड़ को कोई इंसान अपनी शक्ति के दम पर जब उखाड़ देगा तो वो जो स्पिरिचुअल वेपन है वो उसका स्पिरिचुअल वेपन बन जाएगा। विंग कहता है क्या ऐसे स्पिरिचुअल वेपन बनते हैं? तो चुवेनिंग कहता है स्पिरिचुअल वेपन बनने का कोई एक सर्टेन तरीका नहीं है, बहुत तरीक़ों से स्पिरिचुअल वेपन बनाया जा सकता है। और ये पेड़ या जो भी चीज़ उन स्पिरिचुअल वेपन को बनाती हैं वो एक दिन में स्पिरिचुअल वेपन को नहीं बनाती, उन्हें बनाने में सालों लगते हैं। और हर एक स्पिरिचुअल वेपन हर इंसान नहीं चला सकता। हर स्पिरिचुअल वेपन को अपने अकॉर्डिंग, अपने कैसा एक इंसान है, उस इंसान का नेचर कैसा है, उस इंसान की शक्तियाँ कैसी हैं और किस चीज़ पे उसे महारत हासिल है, उस हिसाब से ही उसे स्पिरिचुअल वेपन मिलता है। विंग कहता है ओह ऐसा है क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से लोगों को स्पिरिचुअल वेपन मिलते होंगे। यहाँ पर वो कहता है कि एक इंसान 3 से 4 भी स्पिरिचुअल वेपन अपने पास रख सकता है। तो विंग मुस्कुरा के पूछता है मास्टर आपके पास कितने स्पिरिचुअल वेपन हैं? चुवेनिंग कहता है मेरे पास 3 स्पिरिचुअल वेपन हैं, जिनमें से एक तियानवेन आप लोगों ने देखा ही होगा। तियानवेन ऐसी चीज़ है, वो ऐसी बेल है या फिर कह लो एक हंटर की तरीके से है जो कि गोल्डन लाइनों का हंटर है। और जिस भी इंसान को वो लगता है वो उस इंसान की आत्मा तक को झंझोड़ देता है और उसके मुंह से किसी भी तरीके से टॉर्चर करके सच निकलवा ही लेता है। ये बात सुनकर विंग हैरान होता है कि इस तरह के वेपन हैं और फिर वो बोलता है कि मेरे पास और भी वेपन्स हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि वो वेपन्स कभी ना आए, क्योंकि वो वेपन्स अगर मैंने कभी इस्तेमाल किया किसी इंसान पे उसमें मेरी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी लग सकती है और हो सकता है कि मैं अपनी गोल्डन कोर भी खो दूँ या मुझे की डेविएशन हो जाए। लेकिन
अगर उसे मैंने किसी पे इस्तेमाल किया तो उस इंसान का बचना नामुमकिन ही हो सकता है। ये बात सुन के विंग बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि इस तरह के स्पिरिचुअल वेपन भी होते हैं जो हमारी कोर से ही लिंक्ड हो जाते हैं। विंग ने ये चीज़ तो कभी नहीं सोची थी। एक विलो वाइन किसी का वेपन हो सकता है, यानी कि बेल की तरह एक हंटर किसी का वेपन हो सकता है, ये भी उसने नहीं सोचा था। उसने लोगों के स्पिरिचुअल वेपन सुने थे जो कि सिर्फ तलवार या खंजर हो सकते थे। जैसे कि उसने लोगों से सुना था कि हुआचंग का जो स्पिरिचुअल वेपन है वो उसकी छोटा सा खंजर है, और उसका जो खंजर है वो बहुत बड़ा स्पिरिचुअल वेपन है। वो बड़े से बड़े चीज़ों को ख़त्म कर सकता है और बड़ी से बड़ी चीज़ों की सामना कर सकता है। यहाँ पर जो चू वेनिंग का वेपन था वो क़यामत तक को हिला के रख सकता है। ये बात सुनने के बाद ना विंग मन में सोच रहा होता है कि उसे कैसा कल को स्पिरिचुअल वेपन मिलेगा। यहाँ पर जो जंगचा और बाकी सब थे वो पौधों से तो बहुत दूर दूर रहते हैं उस जगह, लेकिन वो बड़े ज़्यादा इच्छुक थे चीज़ें जानने के लिए। और सबसे ज़्यादा इच्छुक यहाँ वेंचिंग थी जो कि काढ़ा बनाने में माहिर थी। यहाँ पर वो उन्हें कुछ जादू सिखाता है जिसकी वजह से वो जो पेड़ हैं, जब अगर कभी उन पे हमला करें तो वो उन पेड़ों को कैसे रोक सकते हैं। और यहाँ पर विंग जो है पेड़ों से पीछा छुड़वाने और पेड़ों को ग्रो करने के लिए जादू सीखता है। वहाँ पर वो उस क्लास में एक दो काढ़े की रेसिपी भी बताते हैं, जैसे कि काढ़े की रेसिपी, किसी की बॉडी में हड्डियाँ टूट जाएं तो उसे हील कैसे किया जाता है, सबसे पहले उसकी रेसिपी जो हमारा चू वेनिंग होता है उन्हें सिखाता है। विंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश था कि टीचर ने उसे इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं, और अब उनकी क्लास समाप्त हो जाती है और उन्हें रिवीजन के लिए बोला जाता है। यहाँ पर वो चू वेनिंग उन्हें कहता है कि बहुत जल्दी क्विडिच के गेम के लिए आप सबको चुना जाएगा और आप सबको झाड़ू पर उड़ने के लिए भी सिखाया जाएगा। विंग मुस्कुराता है और कहता है, मास्टर चू, क्या आप हमें नहीं सिखा सकते झाड़ू पे कैसे उड़ा जाता है या तलवार से कैसे उड़ा जाता है? तो मास्टर चू उन्हें कहते हैं कि मुझे ऊंचाई से इतना ज़्यादा डर लगता है तो मैं तलवार पे उड़ना या फिर झाड़ू पे उड़ना इतना प्रेफर नहीं करता। विंग ये सुन के अमेज़ हो जाता है कि एक टीचर ऐसा भी हो सकता है जो कि उड़ने से डरता हो, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा भयंकर है। क्योंकि चू वेनिंग की जो पावर थी वो जो गुड एंजल टीचर्स थे उनमें उसकी जो पावर थी वो सबसे अच्छी थी, क्योंकि जो उसकी पावर थी वो किसी से भी मैच नहीं हो सकती थी। चू वेनिंग गुड एंजल टीचर्स में सबसे बेस्ट टीचर था जिसकी जो पावर थी वो लंजा की पावर जैसी थी। और यहाँ पर जो बैड एस टीचर थे उनमें हुआचंग की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। हुआचंग की पावर बैड एस टीचर में किसी का मेल नहीं था। वो नाग शक्ति जो ग्रुप था, यानी कि जो नागिन ग्रुप था, नागिन हाउस था, उसकी पावर में सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। और चू वेनिंग की जो पावर थी वो लवांगची के अतिरिक्त थी और उसे भी कोई नहीं हरा सकता था। यहाँ पर विंग जो है वो काफ़ी इम्प्रेस होता है, काढ़े की रेसिपी भी लिखता है और ये सारे के सारे अंदर भी जाते हैं। ये लोग जब अपने वापस से करोड़ द्वार में आ जाते हैं तो विंग यहाँ पर बाकी सबके साथ बैठता है। फिर ये लोग खाना खाने के लिए नीचे जाते हैं। तब विंग देखता है कि सारे मास्टर्स भी वहाँ आए हुए थे और सब पे निगरानी रख रहे थे। यहाँ पर वो बड़े प्यार से अपने मास्टर, जिसका वो डिसाइपल बन चुका है, लवांगची को देख रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा थिक फेस के साथ वहाँ खड़ा था। यहाँ पर विंग और लवांगची की आंखें मिलती हैं। विंग उन्हें बड़े प्यार से देखता है और अपना सिर हिलाकर उन्हें ग्रीट भी करता है। यहाँ पर वांगची भी उसे सिर हिलाकर ग्रीट कर देता है। विंग अपना खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो अपने मास्टर के पास पहुँचता है। वो जैसे ही लवांगची के पास पहुँचता है, लवांगची थोड़ा शॉक्ड था और वो विंग से बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें कोई काम है? विंग कहता है, कुछ नहीं मास्टर, बस मैं ऐसे ही पूछना चाहता था कि आप कैसे हैं। यहाँ पर लवांगची कहता है, कल हम लोग क्लासेस लेंगे। यहाँ पर विंग कहता है, ओह, तो कल आपकी हमारे साथ क्लास होगी मास्टर। वैसे आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? मैं सोच रहा था कि जिन दिनों हमारी छुट्टी होगी, जैसे कि अगर सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है, ऑफ होता है, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ कुछ शिक्षा सीखूं, स्पेशली तलवारबाजी। यहाँ पर जो हमारा लंजा होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम कभी भी सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग मुस्कुराता है और कहता है, आप बहुत अच्छे हैं टीचर। तभी विंग को यहाँ पर
लवांगची के पास से बहुत अच्छी खुशबू आती है और वो खुशबू किसी और की नहीं बल्कि चंदन की थी। तो अब विंग को रियलाइज़ होता है कि ऐसी तो खुशबू लेन तूजी के पास से भी आती है। तभी वो कहता है, मास्टर आपके पास से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू मेरे एक फ्रेंड के पास से भी आती है। यहाँ पर लवांगची विंग को घूर के देखता है। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, डरिए मत, वो आपके ही लैंड सेक्ट से है, बहुत प्यारा है, बहुत छोटा सा भी है। वो मेरा छोटा लिटिल मार्शल ब्रदर है और उसका नाम लैन तूजी है। मार्शल ब्रदर लैन तूजी सुन के लंजा का चेहरा देखने लायक था। विंग कहता है, आप तो उसे जानते ही होंगे, वो आपसे काफ़ी बार मिलने रात में भी आता है। लवांगची कहता है, मैं जानता हूँ। विंग कहता है, वो कितना क्यूट है, बहुत अच्छा है, मुझे उसके साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है। वैसे मास्टर लैन तूजी के पास भी काफ़ी अच्छी शक्तियाँ हैं, आप उसे कैसे जानते हैं? क्या वो आपका सगा भाई है? यहाँ पर लवांगची कहता है, नहीं, हम लोग लैंड सेक्ट के हैं, तो इसलिए हम लोग एक तरीके से ब्रदर्स हैं, क्योंकि सेक्ट के एक होने के नाते हम लोग ब्रदर लगते हैं। विंग कहता है, तो मैं भी उसका ब्रदर हुआ ना। मैं उसे कल ही कहूँगा कि वो मुझे गगा बुलाए, क्योंकि एक तरह से वो भी मेरा मार्शल ब्रदर है और मैं उससे बड़ा हूँ, तो उसे मुझे गगा बुलाना चाहिए। लवांगची उसकी तरफ देखता है और कहता है, गगा? यहाँ पर विंग कहता है, गगा, मैं उससे बड़ा हूँ ना, बहुत प्यारा है। और सच बताओ ना मास्टर, पहली बार देखते ही मुझे ऐसा लगा शायद आप उसके पिता हैं। अगर मेरा भाई नहीं बोलता कि आपकी उम्र बहुत छोटी है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद वो आप ही का बेटा है। लवांगची से घूर के देखता है और कहता है, तुम्हें मैं इतना बड़ा लगता हूँ कि मेरी बीवी और बच्चे होंगे? विंग कहता है, नहीं, मैं आपकी टांग नहीं खींच रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो आपका बच्चा होगा। वो और आप काफ़ी हद तक बिल्कुल मिलते हैं, उसका फेस आप ही की तरह है, इवन उसकी खुशबू भी, ये चंदन की खुशबू उसके पास से भी आती है। लंचा यहाँ उसे देख रहा होता है और कहता है, अब तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए, आज के लिए इतनी बातें बहुत हैं। विंग कहता है, वो पता है बिल्कुल आप ही की तरह है, आप ही की तरह रिएक्ट करता है और बोलते हुए उसका फेस भी आप जैसा होता है, बस वो छोटा है और बहुत क्यूट लगता है और उसके गाल तो पिंच करने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर लवांगची के कान लाल होने लगते हैं और लवांगची कहता है, यंग मास्टर वे, अब आपका टाइम हो गया है, जाइए आप अपनी क्लास में अपने रूम में जाइए और जाके आराम कीजिए, आपको कल के लेसन्स के लिए भी तैयार होना है और रिवीजन भी करनी होगी। विंग कहता है, ऑफ कोर्स मास्टर, मैं चलता हूँ। इस सैटरडे संडे अगर होगा तो आप मुझे और लैन तूजी दोनों को क्लास दीजिएगा, मुझे बड़ा मज़ा आएगा जब मैं अपने छोटे मार्शल ब्रदर के साथ आपके साथ क्लास लूँगा। तो यहाँ पर लंजा कहता है, इम्पॉसिबल, लैन तूजी को बहुत सारे काम होंगे तो शायद वो नहीं आ पाएगा, और जब हम बड़ों को कुछ चीज़ सिखाते हैं तो उनके साथ साथ हम छोटे बच्चों को चीज़ें नहीं सिखा सकते, ये फॉरबिडन है, ये मना है। विंग कहता है, ओह, वरना मैं तो सोच रहा था कि आप मुझे और लैन तूजी दोनों को इकट्ठे क्लासेस देते और कितना मज़ा आता ना, वो बहुत अच्छा है। ऐसा लगता मेरे सामने कि दो मास्टर बैठे हैं, एक लैन तूजी छोटी फॉर्म में और उसका बड़ा वर्जन आप। यहाँ पर लवांगची जो है वो खांसता है और कहता है, अब आपको क्लास में जाना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इतना ज़्यादा ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर लोगों को किसी का ज़्यादा बोलना पसंद नहीं आता। विंग कहता है, ओह सॉरी मास्टर, अगर मैंने आपको ऑफेंड किया हो तो ठीक है, मैं जाता हूँ और आपसे पर्सनल क्लासेस के लिए मैं आपसे सैटरडे संडे को मिलता हूँ। और विंग ये कह के बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी शिचन लवांगची के पास आते हैं और कहते हैं, वांगची पीछे मुड़ता है और शिचन से कहता है, जी ब्रदर। तो वो कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर? लवांगची कुछ नहीं बोलता और कहता है, ब्रदर वो बहुत रात हो गई है, मुझे कुछ असाइनमेंट चेक करने हैं, क्या मैं जाऊँ? यहाँ पर मुस्कुराकर शिचन कहते हैं, हाँ तुम जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बस पूछ रहा था कि तुम ठीक हो ना। यहाँ पर वांगची कहता है, जी ब्रदर आप ठीक हैं? तो उसका ब्रदर कहता है, मैं ठीक हूँ, जाओ तुम अपना काम कर लो। और यहाँ से लवांगची अपना अलविदा लेते हुए जाता है। देखते हैं गाइस क्या होगा, कैसे होगा, और जब लवांगची पर्सनल टाइम में विंग को प्रशिक्षण देगा तो कैसा रहेगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जल्दी से 6000 जो हैं सब्सक्राइबर मुझे अपने चैनल पर चाहिए, ताकि हम बहुत सारी स्टोरीज़ को आगे और भी शेयर करते रहें और बहुत ज़्यादा हम लोगों के बीच में अपनापन और प्यार बरकरार रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय।